वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर। देखो, नाइन्थ में जो गलतियां करी है उसको इस बार गलतियां मत करना। इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट भी जरूरी हैं, एग्जाम्पल्स भी जरूरी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। इसीलिए ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसके लिए चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, ताकि नाइन्थ वाली गलतियां टेंथ में ना हो और टेंथ में 95 से ऊपर मार्क्स आ सके। तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर 1 यानी कि 10th क्लास का, और बोर्ड से रिलेट करके हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिनमें से पेपर में आते हैं एनसीईआरटी के, तो सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे। सबसे पहले हमारा जो वीडियो है वो पूरा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, यानी कि हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे कैसे बच्चों लगाना है। वेरी गुड, समझ गए होगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, तो यानी कि ये रियल नंबर बच्चों बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर आप सभी जानते हो, 2 4 6 12 20 जितने भी काउंटेबल होते हैं सारे के सारे नंबर्स होते हैं। हमने कहा कि नंबर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं बच्चों, या तो नेगेटिव हो सकते हैं बच्चों, या इरेशनल नंबर हो सकते हैं, या फ्रैक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को ही रैशनल बोलते हैं, इरेशनल हो गया। यानी कि जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे क्या है बच्चों, रियल नंबर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एनी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या क्या दे रखा है, -1, 1/2, 1.75, √2, ऐसे करके जितने भी नंबर आएंगे वो सभी के सभी क्या है बच्चों, रियल नंबर हैं। हमने कहा, और आगे बात करते हैं, रियल नंबर कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल। यूनियन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल। हमने कहा जिसके अंदर रैशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो। ठीक है, एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। जितने भी नंबर लाइन्स, ये कह सकते हो कि जो नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ा था उसी के बिहाफ पे, यदि कोई इधर जीरो है, कोई इधर प्लस का है और कोई इधर माइनस का है, जो जो नंबर हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। वेरी गुड। आगे देखिए, लाइक कर दो जल्दी से चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियोस को, तो क्योंकि आपके क्लास का सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका रियल नंबर हो गया। दूसरा टॉपिक देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि एक ऐसा थ्योरम जिसके बारे में हमें पढ़ना है और वही पूरे चैप्टर पे बेस है। तो पूरा चैप्टर किस बेस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि जो अरिथमेटिक है उसका सबसे बेसिक और फंडामेंटल थ्योरम है क्या। देखो, उससे पहले जानने की कोशिश करो कि इस फंडामेंटल थ्योरम में था क्या। इस फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कोई भी अगर हमें कंपोजिट नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है, तो उसको हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट का कर सकते हैं, यानी कि जो जो उसके फैक्टर्स होंगे उसका मल्टीपल कर दे तो भी आ जाएगा। एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और याद रखना हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमने लिया 36, क्या लिया बच्चों, 36 है। अगर 36 का हम फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 निकाल सकते हैं, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 निकाल सकते हैं। अब ये आया कहां से, देखो ध्यान से, हमने कहा प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले एक हमारे पास नंबर था 1092, क्या था बच्चों, 1092। वेरी गुड। अब हमने कहा ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 546। तो उसके बाद फिर इसको हमने 3 से डिवाइड करा तो 182 आया। वैसे 2 से भी हो सकता है, आप 2 से भी कर सकते हो। फिर 2 से करा तो हमारा कितना है, 91 आया। फिर हमने 7 से करा तो 13 आया। अब जितनी बार हमने जो जो नंबर इस्तेमाल करा है डिवाइड करने के लिए, अब जब 13 से करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि 13 भी हो गया। ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं यही इसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। क्या होते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, तो फिर से वही नंबर आ जाएगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। समझ में आई बात। जैसे कि 36 की बात करते हैं, जैसे आप बच्चों छोटी क्लास में एलसीएम निकालते हो, तो हमने कहा 36 लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 है। तो उसके बाद हम करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और उसके बाद 3 से करेंगे तो फिर से 1 आएगा। तो कहने का मतलब है हमारा
जो भी चीजें हमने ये ली, ये सारी की सारी, चाहे 2 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 3 हो, इन सब का मल्टीपल करेंगे तो फिर से 36 ही आएगा। यही फंडामेंटल है थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। समझ में आई बात? अब ये जो मेथड हमने इस्तेमाल करा है, इस मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चाहे कुछ बच्चे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को ही सेम बोला जाता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बोला जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है जिसमें हम नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करते हैं। जैसे 36 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करा, 2 बार 3 करा, इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो जो भी नंबर आपको दिया जाए, अगर आप उसके मल्टीपल्स निकाल दें तो उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरी गुड, समझ गए। आगे बढ़िए। अगला है कि अब एलसीएम होता है, एक एचसीएफ होता है। दो कॉन्सेप्ट आएंगे आपके इस टॉपिक में। सबसे पहला आता है आपका एलसीएम। एलसीएम बेसिकली मतलब बच्चों होता क्या है? एलसीएम का मतलब समझो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये एक इसका फुल फॉर्म है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि जब भी मैं सबसे छोटा मल्टीपल लूंगा जो कि सबसे छोटा होगा लेकिन दोनों के बीच में कॉमन होगा, और जब मैं उनका मल्टीपल निकालूंगा तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा कि बच्चों वो उसका एलसीएम है। आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासेस में अलग अलग तरीके से एलसीएम निकालना सीखा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और एलसीएम निकालना सीखते हैं 36 एंड 56 का। आप लोगों ने बहुत सारे तरीके एलसीएम निकालने के सीखे होंगे, बचपन में सीखे होंगे, 9th क्लास में सीखे होंगे। हमने कहा 36 और 56 का सबसे पहले क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें उसके मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 56 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। जब हम इस तरीके से लिख लेंगे उनके, तो हमें क्या देखना है, जो जो कॉमन है उसको हटा दो साइड। सबसे पहले द कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर, सबसे पहला कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, ये वाला है, और दूसरा क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो जो भी होगा उसको एक बार देखो। द अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स आप अनकॉमन देखो, 3 और 3 हो गया। ठीक है, 4 36 और 2 इंटू 7 है 56। यानी कि पहले वाले केस में देखोगे तो 3 इंटू 3 और दूसरे वाले में 2 इंटू 7, ये अनकॉमन है, मतलब उनमें कॉमन नहीं है। अगला देखो, जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो जितने भी अनकॉमन होंगे, जितने भी बच्चों अनकॉमन होंगे उनको एक बार लिखना ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी देखा था, पहला चीज देखो, ये वाला जो नंबर है ये अनकॉमन है, इसमें नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, 3 इंटू 3। उसके बाद देखा हमने 2 इंटू 7 भी अनकॉमन है, उसको भी लिख दिया। अब जो पेयर बनेगा उसको एक बार लिखोगे, इन दोनों का एक बार लिखा, ठीक है, इन दोनों का एक बार लिखा, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। बस सीधा सीधा कहने का मतलब। और चाहो तो आप अपना पुराना वाला वर्जन निकाल सकते हो कि 36 का और 56 का मैं एक साथ निकाल दूं, और जो मेरा लास्ट तक आएगा, जब मैं इन लोगों का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा मेरा वही एलसीएम होगा। फिर भी यही आएगा और ऐसे भी यही आएगा। आसान भाषा में, जो कॉमन नहीं है उनको तो लिखना ही लिखना है, और जो दोनों में कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है। बस ये हो गया एलसीएम निकालने का तरीका। आगे देखिए, एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और आसान तरीके से निकल जाता है। द ग्रेटेस्ट नंबर, इस बार क्या दिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि जब भी हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसका कोई भी हाईएस्ट विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि जब रिमाइंडर ना बचे तो ही हम उसको क्या कह देंगे, वो उसका एचसीएफ है, 2 और मोर नंबर्स का। एचसीएफ दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि इन दो मेथड से निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये अभी नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए कि किस तरीके से निकाला जाता है। सिंपल सीधी बात, जो अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला था, सेम वैसे ही एचसीएफ भी निकालना है। देखो थोड़ा सा अंतर है बस, मान के चलो दो नंबर दे रहे हैं, ठीक है, वी एक्सप्रेस बोथ द एम एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर फैक्टर, देन वी सेलेक्ट द प्राइम। छोड़ो इसको, सीधी सीधी बात आते हैं। हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं 20 और एक एग्जांपल लेते हैं 24। जब मैंने 20 का प्राइम फैक्टर निकाला तो मैंने कहा 2 से करूंगा तो 10 आएगा, 2 से करूंगा तो 5 आएगा, और 5 बन जा 5 आ जाएगा। यानी कि 2 2 और 5 आ रहा है, तो क्या आया बच्चों, 2 2 5 आया। इसी तरीके से 24 का निकाला तो 2 2 2 और मल्टीप्लाई में 3 आया। अब पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था, एलसीएम वाले में जब हम एलसीएम पढ़ रहे थे तो जो कॉमन वाला था बच्चों, क्या था, जो कॉमन वाला था उसको सिर्फ एक बार ले रहे थे, बाकी नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन आएगा वही उसका एलसीएम बनेगा।
जैसे ओ सॉरी एचसीएफ बनेगा, जैसे कि मैंने कहा 20 का अगर मैं लिखता हूं तो 20 का मेरा बन रहा है 2 × 2 × 5। मान के चलिए मैं 24 का लिख रहा हूं तो 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है। अब जब मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या देखूंगा कि कॉमन कौन कौन सा है बच्चों। पहला देखो ये वाला कॉमन है, दूसरा देखो ये वाला कॉमन है, जो अनकॉमन है उनको सीधा सीधा हटा दो, जो कॉमन है वही आपके बन जाएंगे एचसीएफ, यानी कि 2 × 2 दैट मीन्स 4 इज द एचसीएफ। क्या आया? 4 आया एचसीएफ। 20 और 24 का अगर मैं एचसीएफ देखूं तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 4। बेसिकली आसान भाषा में सिर्फ ये कहेंगे जो कॉमन आएगा उसके पेयर को एक बार लिखोगे वही मल्टीप्लाई कर दोगे आपका एचसीएफ। एलसीएम वाले में जो कॉमन आएगा उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, जो अनकॉमन आते हैं तीनों नंबर इनका भी मल्टीप्लीकेशन होता तभी हम कहते हैं कि वो एलसीएम निकला है, लेकिन एचसीएफ वाला अलग था। अब यहाँ पे एक रूल आता है, ठीक है, इसी चैप्टर के हिसाब से कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मान के चलिए आपके पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, लेट अस द नंबर इज ए और बी। तो हमने कहा जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको मैंने ए मान लिया और जो हमारा सेकंड नंबर है उसको मैंने बी मान लिया। ये दो नंबर मैंने मान लिए, पहला ए और दूसरा बी। अब कह रहा हूं कि जब भी उसका एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये वाला नंबर और वो वाला नंबर बराबर आएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी करूं, ए मल्टीप्लाई में बी हुआ, ये इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आएगा। किसके किसके? एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो हमेशा इक्वल आएगा। कैसे? एक एग्जांपल देखो, हमने कहा एक नंबर है, ठीक है, 5 और एक नंबर है 6, तो ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 6 और मैंने इसका कहा एचसीएफ 1 है और एलसीएम अगर 30 है, तो चेक करिए कि क्या ये नियम फॉलो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाओ ए इंटू में बी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 6 होगा। सबसे पहले तो 5 मल्टीप्लाई में 6, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये कितना आया मेरा? 30 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखो कि ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो जब मैंने एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम करा तो भी मेरा 30 आया, यानी कि ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। अब इस केस में कैसे पूछा जाएगा पेपर में वो सुन लो। पेपर में सीधा सीधा बोलेगा एक नंबर ये है बच्चों, एक नंबर ये है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालो। तो एलसीएम की जगह पे एक्स मान लेना, ठीक है, बाकी सारी की वैल्यू पुट कर देना, एच यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल देना, सीधा हो गया आपका आंसर। तो ये निकालने के लिए आता है, अभी एग्जांपल्स में देखेंगे आगे की क्लासेस में। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी कि हम दोबारा से इरेशनल नंबर पे आते हैं और देखते हैं इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। रिविजिटिंग का मतलब होता है दोबारा से विजिट करना। सबसे पहले उसका मतलब पढ़िए कि इरेशनल नंबर होता क्या। एक ऐसा नंबर जो कभी भी हम एक्सप्रेस ना कर सके पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर क्या था बच्चों? अगर मैं रैशनल नंबर के बारे में बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या रहेगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी, लिख ही नहीं सकते। वेयर क्यू भी है, वही डेफिनेशन है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब हमें प्रूफ करने के लिए आएगा और पेपर में ये वाला जो प्रूफ है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसलिए ये प्रूफ आपको आना चाहिए और रटा होना चाहिए, एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, ठीक है, गारंटीड, हर साल आता है, इस बार भी आएगा इस चैप्टर से। क्या बोला गया? इन द मेथड ऑफ द कंट्राडिक्शन, अगर मुझे मान के चलो कंट्राडिक्ट करना है, कैसे प्रूफ करना है? टू चेक वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सबसे पहला मैं दो काम करूंगा। पहला काम क्या रहेगा? मैं एज्यूम करूंगा कि स्टेटमेंट पहले से ही ट्रू है। जैसे उसने बोला कि मान के चलिए √3 को बताइए इरेशनल नंबर प्रूफ करिए, तो मैं उसको क्या प्रूफ पहले ट्रू मानूंगा कि वो रैशनल नंबर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्टेटमेंट ट्रू है और वो क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन वी अराइव एट द सम रिजल्ट which contradict our assumption, thereby providing the contrary, यानी कि जब लास्ट में मैं उसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर ही गलत आ जाएगा, फिर मैं कहूंगा कि मेरा assumption गलत था, यानी कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। वेरी गुड। कैसे प्रूफ करना है उसको देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सेम टू सेम टेप देना है हर जगह, यही सेम टू सेम हर जगह कर देना है। इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है प्रूफ? पहला एक एग्जांपल देखिए, √7 को हमें इरेशनल बनाना है, बहुत ध्यान से सुनना। √7 को हमें क्या बनाना है? इरेशनल बनाना है। मैंने कहा सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए कि √7 एक इरेशनल है। मैंने बोला ना सबसे पहले क्या कर मानना इसको कि ये करेक्ट है बच्चों, मतलब ये रैशनल है। क्या है?
रैशनल है, तो एज्यूम कर लिया। अब अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ रैशनल कैन बी एक्सप्रेस एज, अब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि जो हमारा 7 है, बोले तो √7 है, उसको मैं ए बाई बी के फॉर्म में मान सकता हूं। वेरी गुड, मान सकता हूं। वेयर ए बी को प्राइम इंटीजर, अब याद रखना ए और बी को प्राइम है और बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है बच्चों, रैशनल है। पहला लाइन मानना। अब मान के चलो कि मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यहां पे एक लाइन लिख देना कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा और हमारा आंसर ये आ गया। वेरी गुड, यहाँ पे लिख लेना 7 यहाँ पे, तो ये हो गया, स्क्वायर कर दिया। अब यहां से एक लाइन निकली कि अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7b स्क्वायर के बराबर आता है। पहला लाइन हमने ये चीज सीख लिया। तो 7 डिवाइड बाई ए, अब हमने कहा कि अगर मान के चलो 7 डिवाइड्स करता है ए को, देन देयर इज एग्जिस्ट अ नंबर सी, यानी कि अगर इस 7 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ए को डिवाइड कौन करेगा, 7, और अगर डिवाइड कर सकता है तो वहां पे एक और नंबर आएगा, उस नंबर को मैंने क्या मान लिया, सी। क्या माना बच्चों, सी माना, सी मान लिया। सच दैट ए इज इक्वल टू 7c, वहीं से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 7c के बराबर आ जाएगा। जैसे कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमने कहा कि अगर ये ए इज इक्वल टू 7c होता है तो ऐसे ही ए स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करा यहाँ पे तो मेरा क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 सी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एक नंबर, नया नंबर बन गया। ठीक है, तो ये लाइन में लिखूंगा यहाँ पे कि सीधी सीधी बात है भाई, जब ये ए स्क्वायर के बराबर ये है और ए स्क्वायर के बराबर ये है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर भी हो जाएगा। ये यहां से आ गया। ठीक है, 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 49c स्क्वायर। अब वहां से एक और लाइन निकलती है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर भी होगा, जैसे ए वाले में था ऐसे उधर भी होगा। अब 7 डिवाइड बाय बी होगा, जैसे आपने ए वाले केस में किया था ऐसे बी वाले में भी कर लीजिए। ठीक है, 7 एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा ए और बी के बीच में। इट कंट्राडिक्ट आवर assumption दैट ए एंड बी आर को-प्राइम इंटीजर। अब हमने क्या देखा कि ये जो 7 नंबर है वो ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों के दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है। जब दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या इस्तेमाल किया था कि वो को-प्राइम नंबर है, यानी कि उसके अंदर फैक्टर नहीं होना चाहिए था। अब 7 आ कैसे गया, तो हमने ये बोला कि हमारा एजम्पशन ही गलत है। Hence, our initial assumption that √7 is rational is wrong. Therefore, √7 is irrational number. तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, बस ये जो लाइन लिखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यही पेपर में लिख देना है। अगर मान के चलिए उसके जगह पे √3 आ जाता है तो जहां √7 दे रखा है वहां 3 कर देना। 7 के स्क्वायर 49 होता है, 3 का स्क्वायर 9 कर देना। और √5 दे रखा है तो √5 कर देना, जहां √7 वहां √5 हो जाएगा। और 49 की जगह पे 5 5 25 यानी कि 25 हो जाएगा। तो इररेशनल प्रूफ करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रट लेना है, यही लिख देना है पेपर में। प्लस वाला भी आता है 5 + √7 या 5 - √7, तब भी यही चीज लिखना है। लाइनें चेंज नहीं होगी, वर्ड चेंज होंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब यहां तक अगर आप लोगों को समझ आया हो पूरा क्लास तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए, एक्सरसाइज के या फिर एग्जांपल सारे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट जाइए, देखिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए।